कनाडा की सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों को अल्टीमेटम जारी करते हुए भारत विरोधी पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए। यही नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से खालिस्तान समर्थकों के लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जाने लगे। कनाडा के सरे में खालिस्तान समर्थकों के प्रोपेगेंडा वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी हटाए गए। इसके अलावा कनाडा अमेरिका सीमा पर भी भारत विरोधी पोस्टर्स और बैनर हटाने की शुरुआत हो गई। दरअसल खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने और जन समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह ऐसे भड़काऊ पोस्टर्स लगाए थे। लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। केंद्र सरकार ने कनाडा की धरती पर फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। भारत सरकार देश और विदेश में खालिस्तान समर्थकों की संपत्तियों की जांच करने के साथ उनके करीबियों, रिश्तेदारों की संपत्ति और बैंक खातों की निगरानी करने का फैसला किया। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करें, उनका OCI कार्ड रद्द करें। साथ ही भारत में उनकी संपत्तियों और उनके शुभचिंतकों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द जब्त करें। UAPA के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी। दरअसल खालिस्तान समर्थक गुट विदेश में बैठकर अपना एजेंडा चलाते हैं, जबकि भारत में निवेश कर संपत्ति बनाते हैं। OCI कार्ड रद्द होने से विदेश में बैठे खालिस्तानी भारत नहीं आ सकेंगे। साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच के बाद जब्ती भी की जाएगी, जिससे उनकी कमर टूटनी तय है। आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के साथ ही भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थकों को जेल की काल कोठरी तक पहुंचाने के लिए भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक NIA ने भगोड़े खालिस्तान समर्थकों की एक लिस्ट तैयार की है। NIA की इस लिस्ट में 19 खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों और आतंकियों से जुड़ी हर जानकारी दर्ज है। इस लिस्ट को देश के सभी एयरपोर्ट्स पर सर्कुलेट किया जाएगा ताकि उन्हें दबोचने और कानूनी कार्रवाई करने में आसानी हो। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशों में खालिस्तान के समर्थन में जितने भी प्रदर्शन हुए, उनके सभी डिटेल्स UK, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों को दिए गए हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो लगातार ऐसे प्रदर्शन में सक्रिय रहते हैं या फिर जिनका मकसद भारत की छवि को धूमिल करना होता है। भारत ने साफ कर दिया है कि इन खालिस्तानी संगठनों और खालिस्तान से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी खालिस्तानियों की पहचान कर उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले खालिस्तानियों और उनके करीबियों पर हंटर चलाने के अलावा भी सरकार ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिनसे इन नफरती एजेंडाधारियों की हवा निकल जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थक गुटों को पूरी तरह तबाह करने के लिए उनकी फंडिंग पर प्रहार करने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए खालिस्तानी नेटवर्क को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाएगा। दरअसल भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आया था कि कनाडा में तैयार होने वाली फिल्मों, कनाडा प्रीमियर लीग और थाईलैंड के कई बार्स का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट और हवाला रैकेट के लिए किया जाता है। सारा काला पैसा थाईलैंड के रास्ते कनाडा जाता है। हाल ही में दायर NIA की चार्जशीट के मुताबिक साल 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। यही नहीं, भारत से बिश्नोई गैंग ने उगाही के पैसे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और सतबीर सिंह को भेजे। गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह लांडा का करीबी है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि भारत से भेजे गए उगाही के पैसों का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन अब भारतीय जांच और खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थकों के हवाला सिंडिकेट की पहचान कर उसे ध्वस्त करने का मंसूबा बनाया है। खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के मुद्दे पर कनाडा से छिड़े घमासान के बीच भारत सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। बताया गया कि भारत सरकार खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क की फंडिंग पर लगाम लगाएगी, जिसके लिए जांच एजेंसियों ने उनकी फंडिंग के स्रोत और रास्तों की पहचान कर ली है। और जांच में सामने आया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क तक हवाला के जरिए पैसे पहुंचते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा थाईलैंड के रास्ते कनाडा में इन आतंकी संगठनों तक पहुंचता है और इनमें भी बड़ी रकम फिरौती, शराब और हथियारों की तस्करी के साथ ही अवैध कारोबारों से जुटाई जाती है। और फिल्म के अलावा नाइट क्लब, बार और कनाडा प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों में इस रकम का निवेश किया जाता है। NIA की जांच में यह भी पता चला है कि 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। अब भारत सरकार आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इनके फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी में है।
वहीं कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ नफरती वीडियोस को लेकर वहां के कई मंत्रियों और नेताओं ने सरकार से अपना विरोध जताया। कनाडाई अधिकारियों और नेताओं ने नफरती वीडियोस की निंदा की और कहा कि हिंदू सुरक्षित हैं। कनाडा के जन सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लिब्लांस ने कहा कि हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरती वीडियो का प्रसार उन मूल्यों के विपरीत है जिन्हें हम कनाडा के नागरिक के रूप में प्रिय मानते हैं। आक्रामकता, नफरत, धमकी वाले कृत्यों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू और न्यूयॉर्क के एक वकील ने कनाडा के हिंदुओं से भारत वापस जाने की बात करते हुए वीडियो रिलीज किए थे, जिसके बाद से ही कनाडा के कई विपक्षी नेता और सांसद सरकार से इस मामले में एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर उपजे भारत कनाडा विवाद में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अमेरिका की वजह से ही दोनों देश आमने सामने हैं। दरअसल कनाडाई मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 5 देशों वाले 5 आइज संगठन के एक सदस्य ने निज्जर की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी कनाडा को दी थी। अब ये साफ हो गया है कि ऐसा करने वाला वो देश अमेरिका ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने कनाडाई समकक्षों को इससे जुड़ी जानकारी दी थी। अमेरिका नियमित और ऑटोमेटिक तरीके से कनाडा समेत अपने करीबी देशों के साथ सूचनाएं साझा करता है, लेकिन आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी को एकदम अलग तरीके से जानबूझकर साझा किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन से सवाल किए गए तो व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है? क्या अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाने के साथ हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़ा हुआ है? खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि कनाडा में रह रहा अर्शदीप डल्ला खालिस्तान समर्थकों से मिला हुआ है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी गुटों की मदद से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। वो कनाडा में 25 सितंबर को भारतीय कॉन्सुलेट्स के सामने प्रदर्शन की साजिश में भी शामिल है। आपको ये बता दें कि अर्शदीप डल्ला साल 2020 में पंजाब से भागकर कनाडा चला गया था। अर्श डल्ला मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के डल्ला गांव का रहने वाला है। वो कई संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत चरमपंथी समूहों से जुड़ा है। अर्श डल्ला कुख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी जुड़ा है। 27 वर्षीय अर्श डल्ला अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में रह रहा है। यहीं आतंकी निज्जर भी रहा करता था। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के दानिश अली पर आपत्तिजनक बयान मामले पर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। निशिकांत दुबे पर पलटवार करते हुए बीएसपी सांसद दानिश अली ने उन्हें आरोप साबित करने की चुनौती दी। दानिश अली ने कहा कि संसद में उनकी जुबानी लिंचिंग हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी बिधूड़ी के बहाने जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 सितंबर से मध्य प्रदेश के रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में सेंट्रल वॉर रूम बनाया है। पूर्व आईएएस और कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल को सेंट्रल वॉर रूम का चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में चंद्रयान, G20 समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जर्मनी की एक लड़की की जमकर तारीफ की। इस लड़की का नाम कैस्मी बताया गया, जो जन्म से देख नहीं सकती, लेकिन कैस्मी की आवाज मंत्र मुग्ध कर देगी। 21 साल की कैस्मी कभी भारत नहीं आई, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है। कैस्मी का गाया हुआ पंचाक्षर स्तोत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कचकंठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावारमायं सुपन्मा सहायं भजेऽहं नागेन्द्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः।
कैसमी ने संस्कृत मंत्र का उच्चारण जिस शानदार तरीके से किया वो भारतीयों को काफी प्रभावित कर रहा है। और यही वजह रही कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में जर्मनी की इस लड़की की तारीफ करना नहीं भूले। सबसे इंस्पायरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। बताया गया कि कैसमी भारत की तमाम भाषाओं को बखूबी जानती हैं और उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ समेत कई भाषाओं में गाने भी गाए हैं। देश को आज 9 नई वंदे भारत ट्रेन मिल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर देश को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। और मोदी ने आज जिन ट्रेनों की शुरुआत की उनमें उदयपुर जयपुर, तिरुनेलवेली चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, राउरकेला पुरी, रांची हावड़ा और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। इन ट्रेनों की शुरुआत होने से पुरी, मदुरई और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। फिलहाल ये भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है और महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। बाकी सुपरफास्ट ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत कम से कम 30% समय की बचत करती है। आने वाले कुछ सालों में वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के हर जिले से जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए रेलवे के बजट को सरकार ने पहले से 8 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, ताकि ट्रेनों को पहले से ज्यादा आधुनिक और रेलवे स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भारतीय ट्रेनों में रोजाना जितने यात्री सफर करते हैं उतनी कई देशों की आबादी तक नहीं है। वहीं उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे थे, वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ढोल नगाड़ों के साथ वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया गया। 14 दिनों की रात के बाद चांद पर फिर सूरज उग चुका है, लेकिन अपना काम कर चुके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जगने का अभी तक कोई सिग्नल भेजा नहीं है। इससे विक्रम और प्रज्ञान के हमेशा के लिए सोने का अंदेशा गहरा गया है। इसरो के वैज्ञानिक विक्रम और प्रज्ञान को एक्टिव करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया था और चांद की सतह से उम्मीद के मुताबिक सारा डेटा इसरो के वैज्ञानिकों को मिल चुका है। वैसे रोवर को सुलाने से पहले ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर ही पड़े और उम्मीद के मुताबिक ऐसा हुआ भी है, जिससे उनके जागने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया गया और वो जग रहे थे, इसलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे अभी तक कोई संकेत नहीं मिल पाए हैं। चूंकि बेहद कम तापमान में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक से काम नहीं कर सकती है, इसीलिए रोवर और लैंडर के दोबारा काम करने की संभावना बहुत ही कम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान के सहारे केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो ऐसे बयानों के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। You're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey. This is all the BJP trying to distract
from the idea of the caste. राहुल ने कहा कि देश के सामने असमानता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी इन पर बात नहीं करना चाहती। BJP can't contest those. Right? So let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. It's all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. राहुल ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नाम पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारत के विचार की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपना नाम इंडिया रखा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब भारत की अवधारणा पर हमला हो रहा है और इस एक विचार पर इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। हालांकि माना कुछ छोटे राज्यों में दिक्कतें आ रही हैं। Kerala, Bihar, Madhya Pradesh, the big places, there's no issue. In some of the smaller places, there's an issue. We will try to iron out those issues. राहुल के दावों के बीच बिहार से एक नया बयान सामने आया। यहाँ जेडीयू नेता महेश्वरी हजारी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। इस बार भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में 18 वर्ष से मुख्यमंत्री है। मैं समझता हूँ इतना योग्य व्यक्ति पूरे भारत में नहीं है, इसलिए इंडिया अलायंस जब भी घोषणा करेगी प्रधानमंत्री का तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के ही करेगी। जेडीयू नेता के दावों पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि विपक्षी गठबंधन में सिर्फ सनातन पर हमला करने के मामले में आम सहमति है। लोगों से लेकर लोगों के लिए क्या करना है ये बिल्कुल तय नहीं है, परंतु अपनी अपनी आकांक्षाओं को किस प्रकार से प्रकट करना है और किस प्रकार से हिंदू समाज को, सनातन धर्म को आक्रमण करना है, हमला करना है, केवल इसी पर कंसेंसस है। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश की वजह से वहां एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अंबाझरी बांध से निकले पानी से वहां ऐसी तबाही हुई कि मकान, दुकान सब पानी में डूब गए। इस दौरान पूरा शहर एक टापू की तरह नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। इस बाढ़ जैसे हालात के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना भी बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए रेस्क्यू में लगी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की जवानों की टीमों ने प्रभावित इलाकों से करीब 500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। वहीं जिन इलाकों से पानी निकल गया वहां तबाही की तस्वीरें दिखाई दी। सड़कों पर एक के बाद एक कई गाड़ियां फंसी दिखी जो एक दिन पहले पूरी तरह से पानी में डूब गई थी, जिससे वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। सड़कों पर हर तरफ मलबा फैला नजर आया। कई मकानों की दीवारें टूटकर गिर गईं। वहीं घरों के अंदर तो हालात और भी बुरे दिखाई दिए। किचन से लेकर हर कमरे में पानी निकलने के बाद मलबा फैला नजर आया। इस बीच प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया और पीड़ितों तक हर संभव मदद और आर्थिक मुआवजा देने का भरोसा दिया। आसमान से बरस रही इस आफत से बिहार के कई जिलों में भी हालात बेहद बिगड़ गए। पटना में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। मधेपुरा में बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। वहीं अस्पतालों में कई फीट तक पानी भरने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड भी दरिया बना नजर आया, जहां पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार काफी परेशान दिखाई दिए। बिहार के नवादा में भी भारी बारिश का असर साफ दिखाई दिया। सड़कों से होता हुआ पानी वहां भी अस्पतालों के वार्ड के अंदर दाखिल हो गया, जिसने वहां के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बिहार के जमुई में भारी बारिश की वजह से बरनार नदी पर बना पुल अचानक धंस गया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव के कारण पुल के 3 से 10 नंबर के पिलर क्षतिग्रस्त होकर धंस गए, जिसके बाद वहां इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्हें प्रशासन ने मुश्किल से वहां से हटाया। पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, इस पर रहना दुर्घटना का आमंत्रण देना है, इसलिए कृपया करके अपने अपने घर चले जाइए। बताया गया कि पुल बंद होने से 24 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहरी इलाकों से कट गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज लंदन रवाना हुए। 4 दिन के ब्रिटेन दौरे पर सीएम धामी निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और सीएम धामी का 26 सितंबर को लंदन और 27 सितंबर को बर्मिंघम में रोड शो भी होगा।
प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को रावण का वंशज बताया है। उन्होंने कहा कि सनातन को गाली देने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी बाइक रैली का फाइनल देखने पहुंचे। ग्रेटर नोएडा दौरे के दौरान सीएम योगी ने किसानों से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के देहरादून में गन्ना किसानों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए और आपदा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे राघव की हुई परिणति। खालिस्तान की मांग करता है। 2020 में भी इसने रेफरेंडम 2020 कराने की कोशिश की थी और विदेश में बैठकर ये लगातार जो है अपने पूरे खालिस्तानी जो आइडियोलॉजी है उसे फैलाने की कोशिश में रहता है। लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रही थी और अब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने जो गैंगस्टर्स के साथ इन्होंने नेक्सस बनाया था और जो फंडिंग होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकबोन के तौर पे इनकी फंडिंग होती थी। ये फंडिंग जो है एक्सटॉर्शन के ज़रिए या फिर गैरकानूनी काम करने वाले लोगों से प्रोटेक्शन मनी के ज़रिए, शराब के कारोबार से जो पैसा आता था उसको ये लोग फिल्मों में, पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कबड्डी लीग में वहाँ पे पैसा लगा के और रूट करके थाईलैंड के ज़रिए जो है कनाडा भेजते थे और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल जो है यहाँ पर जो खालिस्तानी जो गतिविधियाँ हैं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए या लोगों को रिक्रूट करने के लिए उसमें किया जाता था। तो फंडिंग को लेकर भी लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसी अब काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो गई है और ऐसे रूट के बारे में पता लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है जिनके ज़रिए जो पैसा जो है कनाडा जाता है। खुद एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया था कि कुल 13 बार जैसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो है गोल्डी बरार को दिया था। गोल्डी बरार कनाडा में बैठ के लखबीर सिंह लांडा जो कि खालिस्तानी काफ़ी एक्टिव है, आतंकी है, उसका बेहद करीबी है और उनके ज़रिए ही आईएसआई की मदद से जो है भारत में जो है देश विरोधी गतिविधियों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। तो इसको लेकर जो है वो एनआईए और बाकी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार ऐसे लोगों को के ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब उनकी प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट के ज़रिए जो है उनको पहले भगोड़ा घोषित करवा कर जो है उनकी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि जो अपराध से कमाए हुए पैसों से जितनी भी संपत्ति खरीदी गई है। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की संपत्तियां अब सरकारी। खालिस्तानियों से यारी जस्टिन ट्रूडो पर पड़ेगी भारी। प्लान पाकिस्तानी, जड़ से खत्म होंगे खालिस्तानी। खालिस्तान का मिटा देंगे नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। 25 सितंबर को भारत विरोधी प्रदर्शन, अर्शदीप डल्ला का खालिस्तानी एक कनेक्शन देखने को मिला। भारत विरोधी साजिश डल्ला रच रहा है। कनाडा में अर्शदीप रह रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है। 25 सितंबर को भारत विरोधी प्रदर्शन करने की तैयारी। अर्शदीप डल्ला का जो कनेक्शन है वो खालिस्तानी कनेक्शन देखने को मिला है। कनाडा में ही अर्शदीप डल्ला इस वक्त रह रहा है। तो खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी। कल भारत विरोधी प्रदर्शन की तैयारी है, यानी कि 25 सितंबर को भारत विरोधी प्रदर्शन की तैयारी है। भारतीय दूतावास को घेरने की तैयारी की जा रही है कनाडा में। अर्शदीप डल्ला का खालिस्तानी कनेक्शन माना जा रहा है और ऐसे में इस वक्त जो अर्शदीप डल्ला है वो कनाडा में ही रह रहा है और कल की जो तैयारी है वो कनाडा में भारतीय दूतावास को घेरने की तैयारी है। तो ट्रूडो के बयान के बाद लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत एक तरफ जहां एक्शन ले रहा है तो वहीं अब तमाम खुलासे खालिस्तानी समर्थकों और खालिस्तानियों के खिलाफ यहां पर होते जा रही है। खालिस्तानी नेटवर्क और फंडिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है।
देश विदेश में खालिस्तानी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। हवाला सिंडिकेट की पहचान कर उसे जल्द ध्वस्त किया जाएगा। जी हां, बताया जा रहा है कि एजेंसियों की जांच में यह सामने आया था कि थाईलैंड के रास्ते पैसा कनाडा भेजा जाता है। 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। एनआईए ने अपनी जांच में पाया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में कारोबारियों और शराब ठेकेदारों से उगाही की और कनाडा में बैठे अपने करीबी गोल्डी बराड़ और सतबीर सिंह सैम को हवाला के जरिए करोड़ों रुपए भेजे। गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। हिंदुस्तान से कनाडा भेजे गए इन करोड़ों रुपए का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में किया। तो खालिस्तानियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। खालिस्तानियों पर भारत का प्रहार लगातार अब जारी है। भगोड़े खालिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानियों की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली है। 19 खालिस्तानियों की ये जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की गई है। देश के अंदर और देश से जो भाग गए हैं खालिस्तानी समर्थक, उनकी जो डिटेल्स है वो एयरपोर्ट पर भी दी जाएगी। विदेशों में विरोध प्रदर्शन पर भारत की पैनी नजर है। यूके, कनाडा, अमेरिका को भी ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है वो सौंप दी गई है। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारत अब इन पूरे मसले को लेकर सख्त नजर आ रहा है और एक के बाद एक सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें और 3 बड़े अपडेट्स। भारत के आगे कनाडा अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। खालिस्तानियों पर एक्शन शुरू हो चुका है, तो वहीं खालिस्तानियों पर आर्थिक प्रहार किया जा रहा है। उनकी जो संपत्ति यहां पर है उनको जब्त करने का काम हो रहा है। ओसीआई कार्ड किया जाएगा रद्द। भारत नहीं आ सकेंगे खालिस्तानी। प्रमोद शर्मा और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तमाम अपडेट्स हम लेंगे। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले ये जो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो भारत का प्रहार इस बीच देखने को मिल रहा है, भारत का एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खालिस्तानियों का नाम मिटाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे खालिस्तानियों की खैर नहीं है। हिंदुस्तान में खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर आर्थिक प्रहार हुआ। निज्जर की संपत्ति भी जब्त होने वाली है। इस बीच भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी देश और विदेश में संपत्तियों की जांच होगी। उनके करीबियों और रिश्तेदारों की संपत्ति और बैंक खातों की निगरानी की जाएगी। यानी विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। एनआईए ने 19 से ज़्यादा ऐसे खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की है जो विदेशों में बैठे हैं और उनकी भी प्रॉपर्टीज जो कि भारत में है उसे सीज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करें, उनका ओसीआई कार्ड रद्द करें, जिससे भारत में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके। साथ ही भारत में उनकी संपत्तियों और उनके शुभचिंतकों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द जब्त करें। मतलब साफ है, अब खालिस्तानियों का नाम मिटने वाला है। पन्नू से लेकर निज्जर तक अब सबकी संपत्ति जब्त हो रही है। अब दूसरों की बारी भी आने वाली है। ओसीआई कार्ड रद्द होने से खालिस्तानियों की कमर टूटने वाली है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, दरअसल खालिस्तानी विदेश में बैठकर अपना एजेंडा चलाते हैं और भारत में निवेश कर संपत्ति बनाते हैं। ओसीआई कार्ड रद्द होने से विदेश में बैठे खालिस्तानी देश में नहीं आ सकेंगे। कनाडा से वीजा सर्विस कैंसिल है, लिहाजा आवेदन के बाद भी वीजा मिलना मुश्किल होगा। साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच के बाद जब्ती भी की जाएगी, यानी खालिस्तान पर चौतरफा प्रहार। ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी खालिस्तानियों की पहचान कर उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा
अगर उनको OCI या PIO कार्ड दिए गए हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे सभी खालिस्तानी को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, उनको वीज़ा नहीं दिए जाएंगे और इसके साथ ही डोजियर तैयार किए जा रहे हैं। के बाद स्वागत है आपका। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने उदयपुर के लीला पैलेस में 7 फेरे लिए और शादी की सभी रस्में पूरी की। इस पंजाबी वेडिंग में राजनीति से लेकर फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान लीला पैलेस में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। राघव चड्ढा की बारात बहुत ही खास अंदाज में निकली। परिणीति को लेने के लिए राघव चड्ढा कार और घोड़ी से नहीं बल्कि फूलों से सजी बोट से पहुंचे और जो तस्वीरें सामने आई उसमें दूल्हे राजा राघव चड्ढा 18 नाव लेकर परिणीति को लेने पहुंचे। इस दौरान झील पर 18 बोट एक साथ नजर आईं। उन्हें खास तौर पर सजाया गया था। पहली नाव पर बैंड बाजे वाले सवार थे, जबकि उसके पीछे वाली नाव पर राघव और उनके परिवार वाले थे। ठीक पीछे आप देखिए जो ये बोट चल रही है बैंड बाजा के साथ, वही बोट जो है वो राघव चड्ढा की है और इसी बोट में राघव चड्ढा सवार हैं। ठीक पीछे जो बोट चल रही है उसमें बाराती सवार हैं। राघव चड्ढा के ठीक पीछे वाली नाव पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने परिवार के साथ सवार थे। के पीछे जो दूसरी बोट है उसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनका परिवार है, साथ ही जो भगवंत मान है उनका परिवार है और कुछ खास मेहमान दूसरी बोट में मौजूद हैं। क्योंकि इन नावों पर कई वीवीआईपी मेहमान सवार थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इन नावों को इस तरह से सजाया गया था कि अंदर बैठे मेहमानों को कोई बाहर से देख ना सके। इससे पहले राघव और परिणीति की शादी में शामिल होने के लिए फिल्मी जगत से लेकर राजनीति और स्पोर्ट्स के तमाम सितारे उदयपुर पहुंचे। मेहमानों के उदयपुर पहुंचने का यह सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था और सुबह फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा परिणीति का डिजाइनर लहंगा लेकर पहुंचे। वहीं टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी शादी में शामिल होने के लिए अपनी बहन के साथ उदयपुर पहुंची। भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी हरभजन सिंह पत्नी गीता बसरा के साथ शादी में शामिल हुए। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी शादी में शिरकत की। आदित्य ठाकरे से जब राजनीति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि आज राजनीति है। राजनीति नहीं, आज राजनीति है। फिल्मी जगत के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शादी में शामिल हुए। ताज लेक पैलेस पहुंचने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का राघव के घर वालों ने खास अंदाज में वेलकम किया। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में सीएम भगवंत मान डांस करते दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो में पंजाब के सीएम भगवंत मान को पंजाबी गाने पर डांस करते देखा जा सकता है। बता दें कि 23 सितंबर को लीला पैलेस में संगीत सेरेमनी हुई थी, जिसमें भगवंत मान ने पंजाबी गायक नवराज हंस के गाने पर ठुमके लगाए और अपने डांस से संगीत सेरेमनी में समा बांध दिया। संगीत सेरेमनी में राघव चड्ढा भी पहुंचे थे। इस दौरान कपल का क्यूट अंदाज देखने को मिला था। परिणीति जहां सिल्वर लहंगे में बेहद हसीन नजर आ रही थीं, वहीं ऑल ब्लैक अटायर में राघव चड्ढा का अंदाज भी देखते ही बन रहा। यूपी के आगरा में भारी बवाल हो गया। यहाँ सत्संगियों और पुलिस के बीच भारी टकराव हुआ। दरअसल अवैध कब्जे को खाली कराने गई पुलिस की टीम के साथ सत्संगियों ने धक्का मुक्की की और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने सत्संगियों को दौड़ा कर पीटा। भारी बवाल के बाद न्यू आगरा इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 मुस्लिम परिवार के 70 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली। बताया गया कि ये लोग पहले हिंदू थे, जिन्हें तमाम लालच देकर मुसलमान बनाया गया था। अब ये लोग हिंदू धर्म में फिर से लौट आए। मुजफ्फरनगर के योग साधना यशवीर आश्रम में यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें इन लोगों ने आहुति देकर हिंदू धर्म अपना लिया। हमें मजबूरी में पहले हम हिंदू थे, मुस्लिम बनाए गए थे। हम जोगी थे और फिर हमने मुसलमान नाम रख लिया। बताया गया कि इन लोगों ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया। इन्होंने आज सुबह ही आश्रम में आकर के आग्रह किया कि महाराज जी, हम 10 साल पहले मुसलमान बन गए थे, हम अब पुनः सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं। और फिर सभी लोगों की अपील पर इनकी घर वापसी कराई गई। अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर इंसान के शरीर पर कम हो रहा है। ICMR की एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीमारियों के लिए ली जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब उतनी कारगर नहीं रही। निमोनिया और सेप्सिस जैसी बीमारियों के लिए ली जाने वाली कार्बापेनम नामक एंटीबायोटिक अब बेअसर हो रही है। देश के ज्यादातर बीमार रोगियों को कार्बापेनम दवा से अब कोई फायदा नहीं हो सकता। स्टडी के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल दवाओं के दुरुपयोग की वजह से यह नौबत आई है, जिससे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी फंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोध पैदा हो गया है। ICMR ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच देश भर के 21 अस्पतालों से जो आंकड़े जुटाए, जिनमें करीब 1 लाख कल्चर आइसोलेट्स का अध्ययन किया गया। बताया गया कि 2017 में दवा प्रतिरोधी ई कोली संक्रमण वाले 10 में 8 मरीज कार्बापेनम से ठीक हो गए थे, जबकि 2022 में ई कोली संक्रमण वाले केवल 6 मरीज ही ठीक हो पाए। डॉक्टरों के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग की वजह से यह बड़ा संकट खड़ा हुआ है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी वहां शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आरोप है कि इलाके के ही एक शख्स ने इन लोगों को यह जहरीली शराब पिलाई थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक जहरीली शराब को पीने वाले लोग उसका शिकार हो चुके थे, जिसके बाद पीड़ित परिवारों में मातम पसर गया। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान जिन लोगों की आंख की रोशनी गई, वो अपना दर्द बयां करते नजर आए। और बचते में हमको कुछ नहीं दिखाई। कोई दोनों आंख की रोशनी चली गई। 2-2:30 बजे में मेरा आंख चिलमिलाने लगा, उसके बाद मेरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं हादसे के बाद एक्शन में आई पुलिस ने पूरे इलाके में छापेमारी की। 2 लोगों को अभी पकड़ा गया है। इलाके के लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि शराबबंदी के बाद भी वहां आसानी से शराब मिलती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना बड़ी चुनौती था। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन में हम सभी देशों को एक साथ कैसे लाए, इससे हर कोई हैरान था। हैदराबाद में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर गणेश पंडाल बनाया गया, जिसमें विक्रम लैंडर पर इसरो का लोगो और प्रज्ञान रोवर पर गणपति बप्पा को तिरंगे के साथ दिखाया गया। गुजरात के सूरत में गणेश भगवान की मूर्ति को हीरे, सोने और चांदी से सजाया गया है। मूर्ति के गहनों को बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। गणपति बप्पा के गले और मुकुट को सजाने में हीरे और बाकी अंगों को सजाने में सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जितेश शर्मा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। जितेश शर्मा सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए और महाकाल का आशीर्वाद लिया। नए संसद भवन को लेकर सियासी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दिया और दावा किया कि जो पुराने संसद भवन में विशेषताएं थीं, वो नए संसद भवन में नहीं है। सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट के जरिए जयराम ने लिखा,
कि इतने भव्य प्रचार प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया। नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों में मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद खत्म हो गया है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए हैं। पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता है, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि जो उन्होंने लिखा ऐसा उनके कुछ सहयोगी भी महसूस करते होंगे। जयराम रमेश के इस बयान के बाद समर्थन में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी आ गए। संजय राउत ने भी नए संसद भवन की इमारत पर सवाल खड़े कर दिए और दावा किया कि नया संसद भवन एक मेगा शो है, जिसके भवन में न इतिहास है न वर्तमान। संजय राउत ने दावा किया कि पुराने संसद भवन में वो एक इतिहास को महसूस करते थे। वहाँ लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है। क्या है वहाँ? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और इसे विपक्ष की बौखलाहट बताया। उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है कि कम बजट में इतना सुंदर काम कैसे हो सकता है। कुछ सरकारें घपले घोटालों के लिए जानी जाती हैं, कुछ सरकारें काम के लिए जानी जाती है। बीजेपी ने नए संसद भवन पर विपक्ष के आरोपों को 140 करोड़ भारतीयों का अपमान भी बताया। लोकसभा के अंदर विवादित बयान की वजह से चर्चा में आए बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली से बहस के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बयानों का तांता लग गया था। इसे देखते हुए बिधूड़ी के सरकारी आवास 48 लोधी एस्टेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। घर के बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। बीजेपी सांसद के घर के बाहर अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रमेश बिधूड़ी के सरकारी आवास जो कि लोधी स्टेट 48 नंबर है के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान बाहर घर के मौजूद हैं और किसी के भी अंदर जाने की मनाही है। जो भी अंदर जाएगा उसकी बाकायदे जांच और पूछताछ हो रही है, उसके बाद ही उसे अंदर छोड़ा जा रहा है। इंदौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। भारत के 399 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हालांकि इस वक्त बारिश की वजह से मैच रुक गया है। इससे पहले पैट कमिंस की जगह कप्तानी कर रहे स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट होने के बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने अपने शतक पूरे किए। चोट के बाद टीम में लौटे श्रेयस अय्यर ने 86 गेंदों पर अपने करियर का तीसरा शतक पूरा किया। अय्यर ने अपनी 105 रन की पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं शुभमन गिल ने वनडे करियर का 6ठा शतक लगाया। उन्होंने अपनी 104 रन की पारी में 6 चौके और 4 शानदार छक्के जड़े। अय्यर और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 164 गेंदों में 200 रनों की साझेदारी हुई। अय्यर और गिल के आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ पारियां खेली और अर्धशतक जमाए। केएल राहुल ने 52 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 72 रन की पारी खेली और 50 ओवर में 5 विकेट पर 399 रनों का विशाल स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन को 2 विकेट मिले। हेजलवुड, एडम जेम्पा और शॉन एबट को 1-1 विकेट मिला। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में आज भारत ने शानदार शुरुआत की। भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल इवेंट्स के पहले ही दिन 3 सिल्वर समेत 5 मेडल जीते। दिन की शुरुआत रोइंग से हुई, जहां सेना के जवान अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने रोइंग के लाइट वेट डबल्स स्कल में सिल्वर मेडल जीत लिया। इस जोड़ी ने फाइनल में 6 मिनट 28.18 सेकंड का समय निकाला। इस इवेंट का गोल्ड चीन के नाम रहा। अर्जुन लाल जाट राजस्थान जबकि अरविंद सिंह यूपी के रहने वाले हैं। सबसे पहला इवेंट था हमारा इंडिया के लिए, तो दिमाग में ये बात चल रही थी कि सबसे अच्छा मेडल फर्स्ट में अगर आ जाएगा तो हो सकता है बाद में अच्छे ही आएंगे सारे मेडल। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पहली बार रोइंग से परिचित हुए थे। दोनों सेना में नायब सूबेदार हैं और 2017 से एक साथ खेल रहे हैं। क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में वैसे भी रोइंग गेम को कोई जानता नहीं है, तो मैं जब सेना में आया था तो उसके बाद में मेरे को
ओलंपियन बजरंग लाल ताखरा वो लेके गए और उन्होंने कोचिंग दी। सेना में आकर रोइंग की ट्रेनिंग लेने वाले दोनों जवानों ने 2019 में साउथ कोरिया में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था। रोइंग को 1982 के नई दिल्ली एशियन गेम्स में शामिल किया गया है, जबकि डबल स्कल को 1990 के सियोल एशियाई गेम्स में शामिल किया गया। भारत को अब तक रोइंग की टीम इवेंट में कोई मेडल नहीं मिला था। रोइंग की ही टीम 8 इवेंट में भारत को आज दूसरा सिल्वर मेडल मिला। नीरज, नरेश कलवानिया, नीतीश, चरणजीत, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष और धनंजय उत्तम पांडे की टीम ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। हमने 2019 से मतलब इसी मेडल के लिए मेहनत की कंटिन्यू, और हमने सर 2019 के बाद कोविड भी आया, उसके बाद हमें आर्मी ने सपोर्ट किया, उसके बाद कैंप भी लगते रहे। तो सर जो हमारा ये इस मेडल के लिए फोकस था वो 2019 से कंटिन्यू था। भारतीय टीम को तीसरा मेडल रोइंग के ही पेयर इवेंट में बाबूलाल यादव और लेखराम ने दिलाया। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 50.41 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एक टाइम में ब्रॉन्ज मेडल मिले तो बहुत अच्छा फील कर सकते थे, लेकिन आज हम सिल्वर, पहले गोल्ड भी जीते थे पिछले एशियन गेम्स में, लेकिन अभी गोल्ड की कमी है। कल एक दिन हमारे पास है, देखते कल हम। रोइंग में शानदार प्रदर्शन से भारतीय कोच इस्माइल बेग भी काफी खुश दिखे। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। से मिली गांजे की खेप, महिला का पुलिस की टोपी लगाकर वीडियो हुआ था वायरल। झांसी में महिला के साथ जमकर मारपीट, मामूली विवाद में उसको पटक कर मार रहे थे कुछ लोग। यूपी के शाहजहांपुर में नगर निगम के कर्मचारियों की ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर। विरोध करने पर कर्मचारियों ने जमकर बरसाए लात घूंसे। यूपी को कोतवाली देहात एटा में फिजिकल एकेडमी में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग हुए घायल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिला के साथ अभद्रता, राह चलते महिला के साथ 3 युवकों ने छेड़खानी की, तीनों पर मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 पक्षों के बीच में मारपीट, युवकों ने की जमकर तोड़फोड़, दोनों पक्षों के युवक हिरासत में। पंजाब के मोहाली में कैब ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ की गुंडागर्दी, युवक को बेरहमी से पीटा, दूसरी कैब बुक करने से ड्राइवर था नाराज। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने बाइक सवार को खंबे से बांधकर पीट दिया, मोबाइल छीनकर भाग रहा था बाइक सवार, 2 साथी फरार। हरियाणा के हिसार में व्यक्ति का अपहरण कर की बदसलूकी की मारपीट और करंट लगाने का भी लगाया। बिहार के बागा में नदी से निकलकर तालाब में पहुंचा मगरमच्छ, गांव के लोगों में हड़कंप। अमेरिका में तूफान ओफेलिया ने मचाई तबाही, तेज हवा के साथ भारी बारिश का इलाकों में गिरे पेड़, बिजली गुल। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से तनाव बढ़ गया, झड़प में 3 फिलिस्तीनी घायल। इटली के सिसिली आइलैंड के जंगलों में लगी है भीषण आग, भीषण गर्मी की वजह से आग लगी है। सिसिली आइलैंड के जंगलों में आग लगने से अब तक 2 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा, आग बुझाने का काम जारी है। सिसिली के जंगलों में आग का तांडव जारी है, आग बुझाने के लिए फाइटर जेट के लिए जा रही है मदद। सोमालिया के बेली डिवेन में विस्फोटक से लदे ट्रक में हुआ ब्लास्ट, कई लोगों की मौत की खबर, धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। ताइवान के पिंगटुंग में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत, लगभग 100 लोग घायलों का इलाज जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा का किया धन्यवाद, कहा रूस के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए कहा शुक्रिया। घाना के अक्रा में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आर्थिक संकट को लेकर विरोध किया। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाएगा मुकाबला, 1:30 बजे शुरू हो जाएगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, 1-0 से आगे है भारत। मैच जीत करके सीरीज जीतना चाहेगा भारतीय टीम, जीतना चाहेगी सीरीज को, ऑस्ट्रेलिया करना चाहेगी बराबरी। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी, राजस्थान के उदयपुर में लीला पैलेस में लेंगे 7 फेरे। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की संपत्तियां अब सरकारी। खालिस्तानियों से यारी, जस्टिन ट्रूडो पर पड़ेगी भारी। प्लान पाकिस्तानी, जड़ से खत्म होंगे खालिस्तानी। खालिस्तान का मिटा देंगे नाम।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। 25 सितंबर को भारत विरोधी प्रदर्शन, अर्शदीप डल्ला का खालिस्तानी एक कनेक्शन देखने को मिला। भारत विरोधी साजिश डल्ला रच रहा है। कनाडा में अर्शदीप रह रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है। 25 सितंबर को भारत विरोधी प्रदर्शन करने की तैयारी। अर्शदीप डल्ला का जो कनेक्शन है वो खालिस्तानी कनेक्शन देखने को मिला है। कनाडा में ही अर्शदीप डल्ला इस वक्त रह रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी। कल भारत विरोधी प्रदर्शन की तैयारी है, यानी कि 25 सितंबर को भारत विरोधी प्रदर्शन की तैयारी है। भारतीय दूतावास को घेरने की तैयारी की जा रही है कनाडा में। अर्शदीप डल्ला का खालिस्तानी कनेक्शन माना जा रहा है और ऐसे में इस वक्त जो अर्शदीप डल्ला है वो कनाडा में ही रह रहा है और कल की जो तैयारी है वो कनाडा में भारतीय दूतावास को घेरने की तैयारी है। तो ट्रूडो के बयान के बाद लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत एक तरफ जहां एक्शन ले रहा है तो वहीं अब तमाम खुलासे खालिस्तानी समर्थकों और खालिस्तानियों के खिलाफ यहां पर होते जा रही है। खालिस्तानी नेटवर्क और फंडिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। देश विदेश में खालिस्तानी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। हवाला सिंडिकेट की पहचान कर उसे जल्द ध्वस्त किया जाएगा। जी हां, बताया जा रहा है कि एजेंसियों की जांच में ये सामने आया था कि थाईलैंड के रास्ते पैसा कनाडा भेजा जाता है। 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। एनआईए ने अपनी जांच में पाया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में कारोबारियों और शराब ठेकेदारों से उगाही की और कनाडा में बैठे अपने करीबी गोल्डी बराड़ और सतबीर सिंह सैम को हवाला के जरिए करोड़ों रुपए भेजे। गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। हिंदुस्तान से कनाडा भेजे गए इन करोड़ों रुपए का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में किया। तो खालिस्तानियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। खालिस्तानियों पर भारत का प्रहार लगातार अब जारी है। भगोड़े खालिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानियों की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली है। 19 खालिस्तानियों की ये जो पूरी लिस्ट है वो तैयार की गई है। देश के अंदर और देश से जो भाग गए हैं खालिस्तानी समर्थक, उनकी जो डिटेल्स है वो एयरपोर्ट पर भी दी जाएगी। विदेशों में विरोध प्रदर्शन पर भारत की पैनी नजर है। यूके, कनाडा, अमेरिका को भी ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है वो सौंप दी गई है। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारत अब इन पूरे मसले को लेकर सख्त नजर आ रहा है और एक के बाद एक सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें और 3 बड़े अपडेट्स। भारत के आगे कनाडा अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। खालिस्तानियों पर एक्शन शुरू हो चुका है तो वहीं खालिस्तानियों पर आर्थिक प्रहार किया जा रहा है। उनकी जो संपत्ति यहां पर है उनको जब्त करने का काम हो रहा है। ओसीआई कार्ड किया जाएगा रद्द। भारत नहीं आ सकेंगे खालिस्तानी। प्रमोद शर्मा और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तमाम अपडेट्स हम लेंगे। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।